जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग सेकेंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे और सेकेंड टॉपिक के रूप में आज हम लोग संविधान सभा को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम में काफ़ी लाभदायक होगा। यदि उस चैप्टर से, उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। आज हम लोग संविधान सभा स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू कर रहे हैं पहले प्रश्न को देखते हुए। तो पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था। देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था। तो सबसे पहले तो ये जरूरी जानना हो जाता है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कोई एक दिन में नहीं हो गया था, यह एक प्रोसेस था। जिस प्रोसेस के बल पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो सबसे पहले जो माना जाता है कि संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। सबसे पहले वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा की गई थी और उसके बाद फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी मांग की जाती है। लेकिन उससे पहले भी वर्ष 1895 ईस्वी में एक विधेयक आता है जिसका नाम है स्वराज विधेयक। 1895 में कौन सा विधेयक आता है? तो 1895 में जो विधेयक आता है जिसका नाम है स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, मांग की गई थी। उसके बाद फिर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारत का संविधान किसके अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा अनुसार। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था 1922 ईस्वी में। उसके बाद फिर स्वराज पार्टी जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भी सक्रिय भूमिका निभाया था। स्वराज पार्टी ने, इस पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। किस पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे कि जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन जो था 1919 के अधिनियम की पुनरीक्षण के लिए गठित हुआ था। तो उसी में जो साइमन आयोग जो था आया था परीक्षण के लिए, तो उसमें 7 सदस्य जो था, कौन था? 7 सदस्य ब्रिटिश था। तो उसी में इससे पहले जो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, तो उसी के दरम्यान क्या होता है कि उस समय ब्रिटेन के जो रहते हैं, ब्रिटेन के जो सचिव रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वो क्या, भारत के जो सचिव बर्केनहेड रहते हैं, वो कहते हैं कि आप एक ऐसा संविधान का निर्माण कीजिए जो भारतीय सभी वर्गों को संतुष्ट करे। तो इसीलिए नेहरू रिपोर्ट भी आता है। यह एक इतिहास है क्रमवार संविधान सभा के निर्माण का। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखें कि 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है, संविधान की मांग की जाती है, संविधान सभा की मांग की जाती है। उसके बाद 1922 में गांधी जी कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की जाती है और जानते ही हैं कि सबसे पहले जो है वामपंथी एम.एन. राय के द्वारा भी मांग की जाती है संविधान सभा की। लेकिन अब सबसे बारी आ जाती है सबसे बड़े संस्थान की, उस समय सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संस्थान थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्होंने 1935 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी। तो लेकिन और मांग की थी 1935 में, लेकिन अधिवेशन में जो मांग की गई थी 1936 के अधिवेशन में मांग की गई थी। और 1936 के किस अधिवेशन में मांग की गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की जाती है। क्लियर हो गया होगा। तो 1936 ईस्वी में मांग की गई और 1938 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन जो नेता थे, उस समय क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि जानते ही हैं कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। तो 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान जो है
किसी भारत का संविधान जो है भारत के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए भारत के संविधान के निर्माण में। यह बातें किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने कब? 1938 ईस्वी में कही थी। उसके बाद क्या होता है कि भारत के संविधान सभा की जो मांग जारी रहती है, पहली बार अगस्त प्रस्ताव में इस बात को मान लिया जाता है, अगस्त प्रस्ताव में एक तरह से मान लिया जाता है। लेकिन निर्वाचित संविधान सभा की जो बात की जाती है यह 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में माना जाता है पहली बार, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है यह कब आता है? 1942 ईस्वी में। इसी में कहा जाता है कि भारत का संविधान सभा का जो गठन होगा निर्वाचित संविधान सभा का निर्वाचन के द्वारा होगा, लेकिन यह जो होगा कब होगा? युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। उस समय की पृष्ठभूमि को यदि हम देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था, तो इसी दरमियान जो है अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें भी एक तरह से स्वीकार किया गया। लेकिन 1942 में जो क्रिप्स सम्मेलन आया उसमें एकदम जो है ऑफिशियली रूप से स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि निर्वाचित संविधान सभा के गठन होना चाहिए, लेकिन इसका जो है निर्वाचन होगा विश्व युद्ध के बाद, जिसके कारण इस मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीगों ने ठुकरा दिया। तो अब बात रही, उसके बाद फिर जानते ही हैं कि प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उसके उपरांत 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन होता है, और कैबिनेट मिशन के गठन होता है तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत के संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, जैसा कि नाम आप लोग जानते होंगे। एक पैथिक लॉरेंस थे, एक क्रिप्स थे, और एक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे अभी हम बता ही देते हैं, AB अलेक्जेंडर थे। तो 3 सदस्य थे, या 3 सदस्यीय कमीशन थी। कौन सा? कैबिनेट मिशन। इसी की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, और संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है? तो इसके लिए चुनाव होता है जुलाई 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है? तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। उसके बाद चुनाव के बाद क्या होता है? जब चुनाव होता है उस समय जो है चुनाव किस आधार पर होता है? तो नेहरू जी का मानना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि चुनाव जो होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर? वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। लेकिन उस समय जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव तो नहीं हुआ था, लेकिन सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया गया था। इसी दरमियान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों जो थे इसके पक्ष में थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित कर देना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर याद रखिएगा कि चुनाव नहीं हुआ था, तो याद रखना है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं। अब रहा बात तो इलेक्शन कैसे हुआ था। इलेक्शन कैसे हुआ था? तो इलेक्शन जो हुआ था उस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इलेक्शन हुआ था। किस आधार पर? वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो उस समय जो 40 करोड़ थी तो जनसंख्या को 10-10 लाख में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? कितने में? 10-10 लाखों में। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुनने की बात हुई। तो कितने जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात हुई। अब सवाल है वो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, तो प्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं? वैसा चुनाव जिसमें जनता का प्रतिनिधि भाग लेता है। जिसमें कौन भाग लेता है? जनता का प्रतिनिधि। तो उस समय जो इस चुनाव में भाग लिया था वह कौन लिया था? प्रांतों की विधानसभाएं ने, प्रांतों की विधानसभा। वो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, लेकिन भाग कौन लिया था? प्रांतों की विधानसभा भाग लिया था। तो प्रांतों की विधानसभा भाग लिया था, और जब 10-10 लाख में बांटा गया था और लगभग आबादी था 40 करोड़, तो उस समय जो सीटों का निर्धारण हुआ था वह सीटों का निर्धारण हुआ था 389 सीटों का निर्धारण कितना हुआ था? 389 सीटों का निर्धारण हुआ था। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 389 सीटों का निर्धारण होता है, तो फिर इसी के अनुसार क्या होता है कि चुनाव भी होता है। इसी के अनुसार जब चुनाव होता है तो जिसमें से 296 सदस्य जो है, उसके बाद
93 सदस्य। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से रहते हैं। 296 सदस्य किस प्रांत से रहते हैं? ब्रिटिश प्रांत। जैसे कि भारत में अभी राज्य है, भारत में क्या है? राज्य है। भारत में जैसे राज्य है बिहार, यूपी और भी सारे राज्य हैं, तो उसी प्रकार उस समय छोटा छोटा प्रांत था जो ब्रिटिशों के अधीन था। तो उस समय जो है टोटल प्रांत की संख्या कितना थी? 296 प्रांत था। और रियासत यदि पूछे तो रियासत की संख्या 93 थी। रियासत की संख्या कितना थी? 93। 93 देशी रियासत था। तो क्लियर हो गया, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 93 देशी रियासत, तो 296 ब्रिटिश प्रांत था। इसी के लिए चुनाव होता है। और जब चुनाव होता है तो इसमें जो है देशी रियासत में जो है देशी रियासत के प्रतिनिधि चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वह जो है मनोनीत किए जाते हैं। देशी रियासत के प्रतिनिधि चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वह क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। देशी रियासत के प्रतिनिधि क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। जबकि ब्रिटिश प्रांत के लिए चुनाव होता है, और जब ब्रिटिश प्रांत के लिए चुनाव होता है तो अलग अलग दल इसमें भाग लेते हैं। अलग अलग जब दल भाग लेते हैं तो उस दल में से 208 सदस्य चुने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और उसके बाद 73 सदस्य चुने जाते हैं मुस्लिम लीग से, जबकि 15 सदस्य अन्य दलों से चुने जाते हैं। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 15 अगस्त को भारत का विभाजन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के तहत हो जाता है। जब हो जाता है तो क्या होता है कि मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग पाकिस्तान में एक तरह से चली जाती है। तो उसके लिए तब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, और जब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है तो स्वाभाविक है 389 सदस्य रहता है। तो शुरू में 389, और जब संविधान सभा का पुनर्गठन होगा देश का विभाजन के बाद तो स्वाभाविक है सदस्यों की संख्या घट जाएगी। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक हम लोग इसका पृष्ठभूमि को कंप्लीट किए हैं। अब MCQ देखेंगे, और MCQ के माध्यम से एक एक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, उसी दरमियान डिस्कशन करेंगे, तो आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? जस्ट अभी हमने देखा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ था। क्लियर हो गया। यह कब आया था? 1946 में। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 सदस्य परिषद था। क्लियर हो गया। साइमन कमीशन जो आया था 1928 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को माउंटबेटन योजना जो है, यही योजना जो है भारत के विभाजन का आधार बनी थी। यह आया था कब? 3 जून 1947 ईस्वी को। क्लियर हो गया। चारों ऑप्शन देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जस्ट अभी हमने देखा है, जब पृष्ठभूमि इसका कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। और यह हुआ था किस मिशन की सिफारिश पर? तो यह हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या पूछ रहा है कितनी निर्धारित की गई थी? जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं 389। कितना? 389 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित की गई? संविधान सभा में पूछ रहा है ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित की गई? तो 296 सीटें आवंटित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए और 4 जो था कमिश्नरी से जुड़ा हुआ था। टोटल हो जाएगा 296। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 जो था किससे था? कमिश्नरी से क्षेत्रों से 4 सीटें थी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में देशी रियासत को कितनी सीटें आवंटित की गई? संविधान सभा में देशी रियासत को कितनी सीटें आवंटित की गई? जस्ट अभी हमने देखा है कि टोटल सदस्य संख्या 389 था, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 जो था किससे? देशी रियासत से। किससे? देशी रियासत से संबंधित था। और देशी रियासत के प्रतिनिधि जो थे मनोनीत थे। देशी रियासत के प्रतिनिधि मनोनीत थे, जबकि ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, जिसे निर्वाचन किसने किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। किसने? प्रांतों की विधान सभा ने। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा में देशी रियासत को कितने सीटें आवंटित की गई थी? 93। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव किस विधि से हुआ था? तो जैसा कि शुरू में हमने क्लियर कर दिया, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमण या मत पद्धति के द्वारा। तो
यहाँ हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, और बता दिए हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चुनाव पूछ रहा है यहाँ, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया? जस्ट अभी हमने बताया है कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर निर्धारण हुआ था, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन हुआ था। प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का आवंटन हुआ था, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या लगभग प्रति 10 लाख पर एक। अभी भी जो है भारत में लोकसभा के सीटों का निर्धारण या विधानसभा के सीटों का निर्धारण जो है किस आधार पर किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है। और यह जनसंख्या कौन सा? 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव कब हुए थे? तो पहले ही सारे देखिए, अगर आपने पृष्ठभूमि शुरू का वीडियो 5 मिनट देखा है तो आप सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीट के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो बताए थे टोटल 389 सीट था, जिसमें से चुनाव हुआ था 289 सीट के लिए चुनाव हुआ था। कितने सीटों के लिए? 289 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 जीता था, 73 जीता था मुस्लिम लीग ने, और 15 अन्य ने। 15 जीता अन्य ने, 73 जीता था किसने? मुस्लिम लीग। 73 कौन जीतता है? मुस्लिम लीग। जबकि कांग्रेस कितना जीतती है? तो कांग्रेस जीतती है 208। क्लियर हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं। मुस्लिम लीग कितना सीट जीती थी? तो 73, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208। अन्य कितना जीता था? अन्य जीता था 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की अब बैठक को हम लोग देख लेते हैं। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई, जब संविधान सभा के लिए निर्वाचन हो जाता है जुलाई अगस्त 1946 में, उसके बाद संविधान सभा का बैठक होना शुरू होता है। तो संविधान निर्माण के लिए बैठक शुरू होता है। तो इसकी जो पहली बैठक होती है, यह होती है कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अब जब पहली बैठक होती है, तो इस पहली बैठक में क्या होता है कि जितने भी सदस्य रहते हैं, उनमें से सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रेंच परंपरा के अनुसार वो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। वही अगर आप पूछे कि वो अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो अस्थायी उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अस्थायी उपाध्यक्ष हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। वो अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था फ्रैंक एंथोनी को। और अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? फ्रैंक एंथोनी को। उसके बाद दूसरा बैठक होता है जस्ट एक दिन बाद, पहला 9 तारीख को, दूसरा अगला एक दिन के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। तो अब देखिए, संविधान सभा में जो पहली बैठक होती है, प्रोटेम स्पीकर मतलब वो अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है 9 दिसंबर को। तब अस्थायी अध्यक्ष जरूरी था, क्योंकि संविधान निर्माण करना था, यह एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस था। तो अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, और अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद वो उपाध्यक्ष भी बनते हैं, जो एस.सी. मुखर्जी, फिर बाद में बी.टी. कृष्णामाचारी भी उपाध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा बैठक होता है, 3 बैठक लगातार याद रखिए। तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को, और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को होता है। तो इसमें क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है कि भारत का संविधान कैसा होगा। भारत के संविधान की पूरी रूपरेखा इसी में रहती है। इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है, जो कि यह पारित होता है कब?
जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो याद रखिएगा, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946, तीसरा 13 दिसंबर 1946। और तीनों डेट में, तीनों बैठक में जो जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या पूछे तो कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो कुल बैठक जो हुआ था कितना हुआ था, तो 11 बैठक हुआ था। चलिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, विरोध किया था, और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। अब सवाल यह है क्यों विरोध किया था, तो संविधान सभा का की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि वह जो है वह जो चाहती थी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान चाहती थी, उसके लिए अलग संविधान सभा का निर्माण चाहती थी। इसके कारण इसने विरोध किया, जिसके कारण कई विद्वानों ने, कई आलोचकों ने इसका आलोचना भी किया है कि संविधान सभा जो है एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा विवाह है, जैसे कि बैठक हुआ था, कहा था एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। कई आलोचकों का अलग अलग तर्क था। तो चलिए याद रखिएगा, तो इसका सही हो जाएगा बहिष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जस्ट अभी हमने देखा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पूछे उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और मुख्य संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जस्ट अभी हमने देखा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव सलाहकार थे। भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को शिल्पकार कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में 14 अप्रैल को। और वही भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी या हुई थी कब, 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 में मृत्यु हुई। और यह भी पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जब हुई थी वह किस धर्म से संबंधित थे, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्लियर हो गया। और भीमराव अंबेडकर सब संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। जैसा कि हमने अभी डेट बाय डेट देखा था, तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। क्लियर हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारे संविधान का प्रस्तावना का रूप लिया, हमारे संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव ही। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। जस्ट अभी देखे हैं कि यह पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार कब किया गया, तो यह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। क्लियर।
26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इसे स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, अपनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। उस दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होता है? या लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम लोग 26 जनवरी को इसीलिए कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मनाते हैं संविधान दिवस। और संविधान दिवस हम लोग कब से मनाते हैं? तो 2015 से मनाते हैं। और देखिए 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस मनाया था। स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसका फैसला 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसके कारण जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया, इसी के यादगार में, इसी को याद रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए? देखिए जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है तो भारत के संविधान सभा जो है एक विधानमंडल की तरह, संसद की तरह भी कार्य करना आरंभ कर देती है। तो देखिए संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। बिल्कुल, अब संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई क्योंकि भारत आजाद हो जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है, भारत अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि कोई सरकार, कोई देश अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो तो वह देश संप्रभु देश कहलाती है। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका निकाय बन गई। तो जस्ट अभी क्लियर किए हैं, संविधान सभा एक विधायी निकाय बन जाती है जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, देशी रियासत के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल हुए। देशी रियासत के प्रतिनिधि भी धीरे धीरे शामिल होना शुरू होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई? देखिए स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई? तो स्वतंत्रता के बाद रह जाती है 384। कितना रह जाती है? 324। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने कुल कितने सत्र आयोजित किए? चलिए थोड़ा इसको सेट कर दीजिए। तो चलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान का जब पुनर्गठन होता है तो पहले जो है सदस्य की संख्या रहती है कितना? 389। लेकिन जब पुनर्गठन होता है तो कितना रह जाती है? 299। कितना रह जाती है? 299। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने कुल कितने सत्र आयोजित किए? तो देखिए संविधान सभा ने कुल सत्र जो आयोजित किया था, कुल सत्र आयोजित हुआ था 11। कितना सत्र आयोजित हुआ था? 11 सत्र। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए 11 सत्र हुआ था, परंतु जो है अंतिम सत्र पूछ देता है कि अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था। तो अंतिम सत्र जो आयोजित हुआ था यह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब आयोजित हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। सभी तो उपस्थित नहीं होते हैं, कुल उपस्थित सदस्य की संख्या रहती है 284 सदस्य उपस्थित रहते हैं। कितने सदस्य? 284 सदस्य उपस्थित होते हैं और यही 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। कब हस्ताक्षर करते हैं? तो यह हस्ताक्षर करते हैं कब? तो यह हस्ताक्षर करते हैं 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन में। इससे पहले जो लास्ट अधिवेशन होता है कब? यह होता है 26 नवंबर 1949 को। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। महिला सदस्यों की संख्या 15। नेक्स्ट, जिसमें प्रमुख महिलाओं में याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल, बेगम
एजाज, रसूल, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, तो ये मैरीलीला राव, तो कई सारी जो इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा को भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के निर्माण पर कुल कितने देश के संविधान का अवलोकन किया गया? तो हमने जब संविधान सभा पढ़ाया था, यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिए, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। कुल कितने देश का अध्ययन किया गया था? 60 देशों का। कितने देशों का? 60, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के मसौदे पर कितने दिनों तक विचार किया गया था? संविधान के मसौदे पर विचार किया गया था, मतलब कितना दिन बहस हुआ था? या बहस जो हुआ था 114 दिन। कितना दिन? 114 दिन बहस हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वही आपसे पूछे कि संविधान सभा पर जो है बहस हुआ था कितना दिन? 114 दिन, याद रखिएगा। वही अधिवेशन अगर पूछे तो अधिवेशन कितना हुआ था? टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ था? तो संविधान के निर्माण पर जो कुल व्यय हुआ था लगभग 64 लाख रुपया। कितना? लगभग 64 लाख। 63,96,729 खर्च होता है, तो लगभग 64 लाख रुपया। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, सॉरी 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वंदे मातरम और राष्ट्रगान अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। जस्ट अभी कंप्लीट बताए हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्लियर। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है को स्वीकृत किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? जस्ट अभी देखे हैं, तो राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था कब? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जस्ट कंप्लीट किया अभी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया देख चुके हैं। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो शुरू में जो संविधान अपनाया गया था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 395। अनुच्छेदों की संख्या 395, और अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो अनुसूची था 8। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे अनुच्छेद कितना है, तो वर्तमान में अगर अनुच्छेद पूछे तो वर्तमान में अनुच्छेद लगभग 470 प्लस है, और अनुसूची कितना है? तो 12। और अनुसूची जब 12 है तो 4 अनुसूची को विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से। 12वीं अनुसूची जो कि नगर पंचायत से 11वीं और नगर पालिका से जो संबंधित है, नगरीय संस्थान से, यह जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। याद रखिएगा वर्तमान में कुल अनुसूची कितना है? तो 12। शुरू में कितना था? 8। तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न,
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे या कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना थी? 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य में 3-4 का नाम हम बताते हैं, 1-2 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लिखने से आपको याद होगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य अध्यक्ष याद रख लीजिएगा, सादुल्ला, एक का नाम याद रख लीजिएगा, एक का नाम शॉर्ट नाम याद रख लीजिएगा अय्यर, एक का नाम याद रख लीजिएगा अयंगर, एक का नाम याद रख लीजिएगा के एम मुंशी। देखिए 6 का नाम हम बता दिए हैं, कितने का? एक सादुल्ला, एक अय्यर, एक अयंगर, एक के एम मुंशी, एक अंबेडकर। 5 का बता दिए, 2 बच गया है। 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो बता देते हैं। एक का नाम माधव था, एक का नाम क्या था? माधव था, याद रखिएगा। एक का नाम जो है याद रखिएगा BL मित्र था। BL मित्र जो है माधव के स्थान पर ही आए थे। और उसके बाद एक जो थे DP खेतान थे, जो कि कृष्णामाचारी के स्थान पर आए थे, BT कृष्णामाचारी के स्थान पर। 7 बता दिए, लेकिन आप लोग इन सातों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, संविधान में कुल समिति जो थी 8 जो है बड़ी समितियां थी और 13 छोटी छोटी समितियां थी। उन सभी समितियों में से सबसे प्रमुख समिति जो थी प्रारूप समिति थी, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जस्ट अभी देखे हैं। और इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे? जस्ट अभी कंप्लीट किए, कुल सदस्य 7 थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों के लिए जो समिति गठित हुई थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। यदि आपने संविधान सभा का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे MCQ आसान लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्ट अभी कंप्लीट कराए हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के थे। नेक्स्ट प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। एक टॉपिक में जो प्रश्न बनेंगे उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है, इसलिए थोड़ा आपको आसान लग रहा होगा। तो संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पूछ रहा है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वही मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। कौन थे? SC मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में महात्मा गांधी क्यों शामिल नहीं थे? संविधान सभा में महात्मा गांधी क्यों शामिल नहीं थे? क्योंकि वे जो है सक्रिय राजनीति में उस समय नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत अगर आज़ाद होता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो वे सक्रिय राजनीति में नहीं थे और उनका मानना था कि वे बाहर से अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। और इनकी मृत्यु 1948 में तो जरूर हुई थी, लेकिन संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह तो 1946 में ही हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में मृत्यु होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? काफी इंपॉर्टेंट, महिला सदस्यों की संख्या थी 15।
कितनी? 15। अनुसूचित जाति पूछे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। महिला सदस्य की संख्या 15, जिसमें प्रमुख नाम बेगम एजाज रसूल और सरोजनी नायडू, अन्य का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। देखिए ये चारों सदस्य थी, चार का नाम तो इसे याद रख सकते हैं। बेगम एजाज रसूल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर और भी महिलाएं थी। टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वही इसी में देखिए सुचेता सरोजनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है कौन? सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि कब की? देखिए संविधान सभा जो है कुछ दिन सांसद के लिए काम किया था, सांसद के रूप में, और जब सांसद के रूप में कार्य करता था तो उसके अध्यक्ष जो बन जाते थे वह बन जाते थे जीवी मावलंकर। कौन बन जाते थे? जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, संविधान से रिलेटेड कार्य करती थी, उस समय अध्यक्ष कौन रहते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। तो दोनों काम संविधान सभा एक साथ कर रही थी, लेकिन यह काम स्वतंत्रता के बाद करना दोनों काम शुरू हुआ था। इससे पहले काम संविधान निर्माण का कार्य करती थी। तो जब सांसद के रूप में कार्य की थी अंतरिम संसद में, तो उन्होंने कुछ चीजों को मान्यता दिया था, जैसे राष्ट्रमंडल की सदस्यता। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में पुष्टि किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि संख्या सर्वाधिक थी? जैसे जिस प्रांत का सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा, तो उस समय भी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था? संयुक्त प्रांत का, जिसे हम अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में ही शामिल था उस समय, उत्तराखंड भी। तो संयुक्त प्रांत याद रखिएगा, सबसे ज्यादा संख्या था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के हस्तलिखित संस्करण का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान के हस्तलिखित संस्करण का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? या किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है? संस्करण का चित्रांकन पूछ रहा है। चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? या किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया? हस्तलिखित, वहां था चित्रांकन, यहाँ है हस्तलिखित। तो हस्तलिखित किसने किया था? या क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे? हिंदी संस्करण के सुलेखक थे बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब कार्यभार संभाला था? तो 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए संविधान सभा की में नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य ने। और कब? 24 जनवरी 1950 को। 299 पुनर्गठन के फलस्वरूप। और संविधान सभा की कुल बैठक जो हुआ था 11 बैठक हुआ था। 11वां बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में, पूछे संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी? तो 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि किस अधिवेशन में? तो 7वें बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। और संविधान सभा की प्रतिलिपि को किसमें सुरक्षित रखा गया है? तो संविधान सभा की प्रतिलिपि को सुरक्षित रखा गया किसमें? हीलियम में। संविधान सभा के प्रतिलिपि को किसमें सुरक्षित रखा गया है? हीलियम में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न,
लास्ट प्रश्न, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का विशिष्ट महत्व क्या था? पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं कि इस दिन लागू करने का विशिष्ट महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया था। कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक में है महात्मा गांधी का जन्मदिन था, तो नहीं, महात्मा गांधी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर को। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु होती है कब? तो मृत्यु होती है महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को। क्लियर? या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का दिन था? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। या भारत की स्वतंत्रता की घोषणा का दिन था? नहीं, भारत की स्वतंत्रता का घोषणा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। क्लियर? यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास में हमने 50 MCQ कंप्लीट किया है और इससे पहले भारत के संवैधानिक इतिहास को भी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लोगों के पास शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे और आप लोगों के बीच डेली कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न संविधान एवं राज्य व्यवस्था से नहीं छूटेगा। और भी क्लासेज हमारे चैनल पर चल रही है, जैसे इतिहास का अनुसार ले रहे हैं क्लास, प्रत्येक दिन 50 MCQ लेकर आ रहे हैं, जिसमें डिस्कशन के उपरांत 150-200 प्रश्न हो जाता है। फिर आपको डेली 2 बजे के आसपास डेली रस्तोगी सर का 100 प्रश्नों का संग्रह मिलता है, जिसमें सिर्फ बिना डिस्कशन का तेजी में क्वेश्चन कराया जाता है। तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाइए, लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।